नालंदा की इस ऐतिहासिक धरती पर इस ऐतिहासिक जनसभा में आए हुए इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वगण, यहां नालंदा के प्रत्याशी भाई संदीप सौरभ और इस इलाके के कोने कोने से आए हुए मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, सबसे पहले तो एक छोटी सी बधाई आपको। ठीक है। ये सारे शहर इस देश के मजदूर बनाते हैं, लेकिन मजदूर के नाम पर पार्क किसी शहर में नहीं मिलता। आपने श्रम कल्याण मैदान यहां किया, इसके लिए मैं आप सबको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो शुरुआत एक नारे से करते हैं, इसी बात से जुड़ते हुए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, कौन बनाता हिंदुस्तान? हिंदुस्तान को दिल्ली और पटना में बैठे हुए नेता नहीं बनाते। हिंदुस्तान को बनाता है मजदूर और किसान। तो कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। तो अब नारा देंगे सब लोग मिलकर, आप कहेंगे भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत के मजदूर किसान। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, पता लगे इस श्रम कल्याण मैदान में मजदूर और किसान की इज्जत को करते हुए। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? मेरे साथियों, इस चुनाव के बारे में मैं एक वाक्य में कह देना चाहता हूं, ये संसद का चुनाव नहीं है। आपको बताया जाएगा लोकसभा का चुनाव है, संसद का चुनाव है। मैं कहता हूं, इसे संसद के चुनाव की तरह मत देखिए, इसे संविधान सभा के चुनाव की तरह देखिए और उसी तरह से काम करना होगा। क्योंकि जैसे अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया, चौधरी साहब ने, इस चुनाव में सिर्फ एमपी का चुनाव नहीं है। टीवी चैनल चलाएंगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उसका चुनाव नहीं है। आज इस चुनाव में दांव पे बाबा साहेब का संविधान है। आज चुनौती इस देश की बुनियाद को बचाने की है। आज चुनौती लोकतंत्र को बचाने की है। इसलिए ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। और इसलिए हम जैसे तमाम लोग आज इस मंच पे खड़े हैं कहने के लिए कि ये असाधारण चुनाव है। इस असाधारण चुनाव में तमाम छोटी मोटी बातों को भूलकर हम सबको एक साथ मिलके खड़ा होना होगा। इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि इस मंच पर लाल भी है, हरा भी है और नीला भी जुड़ गया उसके साथ। तीनों संविधान बचाने के लिए आ गए हैं। क्योंकि जब घर में आग लगी हो, उस वक्त सिर्फ दो ही पार्टियां दिखाई देती हैं। एक वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं आग में डालने के लिए, और दूसरे वो जो पानी की बाल्टी लेके आग बुझाने के लिए आए हैं। जब घर में आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि जो पानी की बाल्टी लेके आया है उसकी बाल्टी लाल रंग की है, नीले रंग की है, हरे रंग की है, ये नहीं देखा जाता। जो पानी लेके आया है वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ जुड़ता हूं। आज वही स्थिति इस देश में। जब चुनाव शुरू हुआ तब बीजेपी ने सोचा था कि इस देश की जनता की आंख में धूल झोंक के चुनाव निकल जाएगा। हमारे
हरियाणा में कहते हैं धूल में लठ मारना, कि बहुत धूल होगी, जोर से लठ मारिए, उसमें इतना धूला उड़ेगा कि जब तक आप अपनी आंख साफ करेंगे तब तक चोर काम करके चला जाएगा। यही सोचा था बीजेपी ने। ये 400 पार और कुछ नहीं था, ये धूल में लठ मारने की कोशिश थी, और सारा मीडिया इनके पास धूल उड़ाने के लिए था। इन्होंने सोचा था जब तक देश की जनता अपनी आंख साफ करेगी तब तक चुनाव पूरा हो जाएगा। लेकिन इस देश की जनता समझ गई, ये 400 पार 420 का खेल है, ये देश की जनता समझ गई। और जनता ने सवाल पूछने शुरू किए। इन्होंने बोला मोदी, और सोचा 2014 में 2019 में चुनाव जीत लिया था, सिर्फ कह के मोदी 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 करके चुनाव जीत लिया। इस बार जब इन्होंने बोला मोदी, तो जनता ने पूछा मुद्दा, मुद्दे का जवाब दो, मोदी का जवाब। ये पूछते रहे मोदी के सामने कौन, टीवी पे पूछते रहे मोदी का जवाब कौन। निहाल, जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने कहा मोदी के सामने मुद्दा, मुद्दा भारी है, मोदी हल्का हो गया है। इन्होंने कहा मंदिर। देखिए इसमें सीटी। अब आप सोचिए, 10 साल राज करने के बाद ये नहीं बता रहे कि हमने 10 साल क्या किया। कोई बच्चा 1 साल तक गणित की ट्यूशन पढ़े, साल भर मास्टर जी के पास जाके मांगने का चाहिए। गणित की ट्यूशन पढ़े, और साल के आखिर में जब पिताजी बुलाएं, बेटा क्या गणित सीखा, और बच्चा कहे कि मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, इसका मतलब है साल में गणित नहीं सीखा। इसी तरह 10 साल राज करने के बाद इनसे जनता पूछती है तुमने क्या किया, तो कहते मंदिर बनवाया। इसका मतलब 10 साल आपने कुछ काम नहीं किया। इन्होंने बोला मंदिर, तो जनता ने कहा जरा महंगाई का हिसाब दे जाओ। हिसाब इनके पास है नहीं। इन्होंने बुलडोजर की कहानियां बनाई, बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। जनता ने कहा वो बाद में देखेंगे, जरा बेरोजगारी का हिसाब दे दो। बेरोजगारी का हिसाब नहीं है। बीजेपी ने 50 पन्ने का घोषणा पत्र बनाया है, और उस 50 पन्ने में एक शब्द बेरोजगारी का नहीं है। बीजेपी के हिसाब से बेरोजगारी इस देश की समस्या है ही नहीं। अब आप मुझे हाथ खड़ा करके बता दो, जिसे जिसे लगता है कि इस देश में बेरोजगारी एक समस्या है, जरा हाथ करके खड़ा करके बता दीजिएगा। लीजिए, मैं सोचता हूं मोदी जी देख लेते कि नालंदा की जनता क्या कह रही है। 50 शब्द के मोटी किताब में बेरोजगारी शब्द लिखा नहीं हुआ इन लोगों ने। जनता उसका हिसाब मांग रही है। आज ये जनता को मीडिया के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं। आज जनता को मोदानी का सच पता लग गया है। जनता को पता लग गया है, गांव गांव में, घर घर में लोग गोदी मीडिया की खबर ले रहे हैं। अरे तुम तो गोदी में बैठे हो, कभी तो सच बोला करो। इन्होंने मनी का डर दिखाया, बहुत पैसा है इनके पास। जब इन्होंने मनी का सच दिखाया, मनी का डर दिखाया, तो देश की जनता ने मणिपुर का सच इनसे पूछ लिया। मोदी जी, इस देश का एक हिस्सा जल रहा है, गृह युद्ध हो रहा है मणिपुर में। AK-47 लेके लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं।
मोदी जी, आपके पास पता नहीं दुनिया में कहां कहां जाने का टाइम मिल जाता है। एक बार मणिपुर भी होके आ जाते, क्यों नहीं गए? आज जनता सवाल पूछ रही है, और जब जनता ने सवाल पूछने शुरू किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास, मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। और आपने देखा होगा पिछले 5-7 दिन से बेचारे को क्या हो गया है। मैंने तो लिखा, कल मैंने लिखा कि भाई इस देश में गर्मी के मौसम में चुनाव नहीं करवाने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का माथा गर्म हो गया है और पिछले कई दिन से बेचारे अनशंट बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने कहा चुनाव आयोग का दोष है, इतनी गर्मी में चुनाव नहीं करवाना चाहिए। प्रधानमंत्री का माथा खराब हो गया। क्या कह रहे हैं? पहले कहा, पहले मछली की बात की, मटन की बात की, मंगलसूत्र की बात की, फिर कहा कि विपक्ष सत्ता में आएगा तुम्हारी भैंस ले जाएगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री थोड़ा तो यार अपना ध्यान कर लिया करो, दूसरों का नहीं अपनी इज्जत का ही ध्यान कर लिया करो। कहते हैं भैंस उठा के ले जाएगा, लेकिन करते करते कल तीर निशाने पे लग गया। कल इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से अडानी और अंबानी का नाम लिया। 1 बरस से ये देश सवाल पूछ रहा है, मोदी जी ये आपकी और अडानी की पार्टनरशिप क्या है? ये अडानी मोदी के समर्थक नहीं है, हम मित्र भी कह देते हैं, मित्र नहीं है, ये पार्टनरशिप है दोनों की। और आज देश इस पार्टनरशिप पे सवाल पूछ रहा है। मोदी जी चुप, मुंह से नाम नहीं लेते थे, इतना दबाव पड़ा, इतना प्रेशर लगा और खबर आ गई कि चुनाव हाथ से निकल रहा है, तो कल वो खुद बोले। जब बोले तो मोदी जी को थोड़ा तो उलट के बोलना ही है। बोले कि कांग्रेस को अडानी अंबानी का काला धन आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इस देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि उनका दोस्त, उनका पार्टनर अडानी ब्लैक मनी का काम करता है। बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी। सीबीआई आपके पास, ईडी आपके पास, पुलिस आपके पास, अब आप अडानी पे छापा क्यों नहीं डलवा देते? अडानी को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा लेते? जो सारा काम आप विपक्ष के नेताओं से कर रहे हो, उनके घर ईडी भेज रहे हो। ये ईडी जो है, ये तो बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है, तो आप उनको क्यों नहीं कर लेते प्रधानमंत्री जी? देखते जाइए, जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री की बौखलाहट बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव पलट रहा है। आप नालंदा में बैठे हैं, आप आस पड़ोस की खबर रखते हैं, लेकिन टीवी आपको बता रहा होगा कि नहीं, बाकी देश में तो बीजेपी जीत रही है। मेरे दोस्तों, एक जमाने में मैं टीवी पे यही काम किया करता था, बताने का कि चुनाव की क्या स्थिति है। वो काम मैंने बंद कर दिया है, लेकिन टीवी इतना झूठ बोल रहा है कि मैंने घूम के जरा देख लिया, और मैं आप सबके सामने विश्वास से कहता हूं, मैं जानता हूं ये सब टीवी वाले बैठे हैं और 1 महीने बाद दोबारा दिखाएंगे क्या बोला था योगेंद्र जी ने नालंदा में। मैं विश्वास से बता रहा हूं आपको, जिस राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 25 सीट आई थी, वहां इस बार आधी सीट बीजेपी को नहीं आ रही है। आधी से ज्यादा सीट जा रही है राजस्थान में। मैं रहा हूं, घूमा है, देखा है। हरियाणा में चुनाव शुरू हुआ है और हरियाणा के गांवों में
बीजेपी के कैंडिडेट को घुसने नहीं दे रहे हैं लोग। क्यों? वो कह रहे हैं जब किसान आंदोलन था तो तुमने कहा था हम आतंकवादी हैं। मेरे भाई राजा राम सिंह जी बैठे हैं यहां पे, किसान आंदोलन का राष्ट्रीय नेतृत्व जो था उसमें से एक थे। तो हरियाणा का किसान कहता है जब हमने आंदोलन किया तो तुम बीजेपी वालों ने हमें आतंकवादी बताया था, अब आतंकवादी का वोट लेने क्यों आ रहे हो? जाओ, भगा रहे हैं गांव से। खबर आ रही है अलग अलग हरियाणा के इलाकों से, भिवानी से, हिसार से, रोहतक से, सिरसा से लोग भगा रहे हैं गांव से ही नहीं। और सबसे बड़ी खबर, सबसे चौंकाने वाली और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आने वाली है। मैं विश्वास से बोल रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में बाजी पलट चुकी है पहले 3 पेज में। और इसीलिए प्रधानमंत्री अंट-शंट बातें शुरू कर दी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश गया तो सब कुछ गया। लेकिन इस सब के लिए बधाई मैं बिहार की जनता को देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पूरे देश में ये जो मिजाज बदला है, ये चुनाव ने जो पलटी खाई है, उसकी शुरुआत पटना की विश्वास रैली से आपने की। हमेशा की तरह बिहार को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। बिहार ने पूरे देश को विश्वास दिया कि इनका मुकाबला किया जा सकता है। जब से ये बात हुई है, अब बीजेपी वाले तमाम हथकंडों पे आ गए हैं। किसी पत्रकार ने मेरे से पूछा कि इस चुनाव का आप भविष्यवाणी कैसे करेंगे। मैंने कहा भैया, तुम मुझे एक ऐसे मैच का स्कोर पूछ रहे हो जो मैच शुरू होने से पहले 2 अंपायर बदल दिए गए। देश में चुनाव शुरू होने से 1 सप्ताह पहले 2 चुनाव आयुक्त बदल दिए गए। तुम मुझसे मैच के बारे में पूछ रहे हो जिस मैच में सामने वाली टीम का पानी और राशन बंद कर दिया है तुम लोगों ने। कांग्रेस का अकाउंट बंद हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अकाउंट बंद कर दिया इन लोगों ने चुनाव के बीच में। और मैंने कहा इतने से भी काम नहीं चला, तो अब सामने वाली टीम के प्लेयर को मैदान से पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हो। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, इनको चुनाव के बीच में से बाहर करने की एक ही नियत थी कि भाई अगर ये चुनाव में खड़े रहे तो हम हार जाएंगे। और मुझे बेहद शर्म आती है कि इन तमाम हरकतों में इस देश का चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा। इस देश का चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग ने पूरे दुनिया में अपनी साख बनाई थी, उस चुनाव आयोग ने आज भारत के चुनावों की निष्पक्षता की नाक कटवा दी है उस चुनाव आयोग ने। तो फिर कई लोग पूछते हैं भाई साहब, मीडिया इनके साथ, पैसा इनके पास, ईडी इनके साथ, आईटी इनकी, पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा हुआ है। इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा? बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगा? इसका जवाब भी जनता ने दे दिया। और वो ये कि इस वक्त इस देश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ इंडिया गठबंधन की पार्टियों से नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए इंडिया की जनता खड़ी हो गई है, पब्लिक खड़ी हो गई है। आज पब्लिक चुनाव लड़ रही है। इन सबका हिसाब होगा। चुनाव आयोग का भी एक दिन हिसाब होगा, सुप्रीम कोर्ट का भी हिसाब होगा, इस देश की तमाम संस्थाओं का एक दिन हिसाब होगा। याद रखिए, जैसे एक कवि ने कहा है, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। और एक दिन इन सबको हिंदुस्तान की पब्लिक हिसाब करेगी। जनता खड़ी हो गई है और चुनाव ने करवट ले ली है।
चुनाव ने करवट ले ली है, अब बदल रहा है। और जब मैं बच्चा था तब एक कहा करते थे, लड़खड़ाते दुश्मन को एक धक्का और, बस अब एक धक्के की कसर बची है, एक धक्का और वो धक्का देने के लिए तो बिहारी को खड़ा होना पड़ेगा भाई। इस देश में जब भी मेहनत का काम होता है, चाहे नागालैंड में सड़क बनानी हो, चाहे लेह लद्दाख में काम करना हो, मेहनत का काम तो बिहारी ही करता है इस देश में। तो ये एक धक्का और बिहार को देना है, और बिहार का धक्का आएगा तो कोई बचेगा नहीं। सही बात है ना? बस अब एक अंतिम बात और अपनी बात समाप्त करूंगा मैं। नालंदा की धरती अपने इतिहास के लिए जानी गई है। पूरा देश इसे ज्ञान के स्रोत के रूप में देखता है, भारतीय सभ्यता संस्कृति के अभिमान के रूप में देखता है। लेकिन वर्तमान में क्या है? एक जमाने में लोग नीतीश कुमार जी को देखते थे, कहते थे चलिए नालंदा के पास केवल इतिहास नहीं है, हमारे पास वर्तमान भी है। नीतीश कुमार के बारे में कहते थे, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। मैंने पहले भी कहा है, आज इस मंच से भी कहूंगा, एक जमाने में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया था बिहार के लिए। ये भी आपके सामने बता दूं, नीतीश कुमार मेरे गुरु भाई हैं। मेरे गुरु किशन पटनायक, उनका पहला बड़ा शिष्य नीतीश कुमार था और अंतिम शिष्यों में से एक मैं था। तो नीतीश कुमार मेरे गुरु भाई हैं। जब उन्होंने पलटी खाई, ये आखिरी पलटी जो उन्होंने मारी है, मैंने कहा नीतीश भाई, आज तक मैंने आपके खिलाफ मुंह नहीं खोला है। आपने कई चीजें की मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप गुरु भाई हैं, मैं चुप रहा। लेकिन आज जो नीतीश कुमार आपने किया है, आपने अपने गुरु और मेरे गुरु किशन पटनायक की आत्मा पे चोट की है। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। इस देश को, संविधान को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की गोद में बैठ के नीतीश कुमार, आपने इस देश के साथ दगा किया है, आपने अपने गुरु के साथ दगा किया है, आपने समाजवाद के उस विचार के साथ दगा किया है जिससे आपने शुरुआत की थी। तो नालंदा के पास पुराना इतिहास था और अब नीतीश कुमार भी इतिहास हो गए हैं। अब नालंदा को भविष्य चाहिए, वर्तमान और भविष्य चाहिए। और ये भाई संदीप भाई जो है, ये नालंदा का भविष्य बनेंगे ना? तभी बनेंगे जब आप बनाएंगे। तो हाथ खड़ा करके बताइए, संदीप सौरभ को नालंदा का भविष्य बनाने के लिए हम तैयार हैं? मिलके बोलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।